गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल देसी फिजिक्स बाय नरेंद्र सर में दोबारा से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है 12th क्लास के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के चैप्टर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, जिसको हम देसी भाषा में सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस देखी होंगी तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस यूनिट से रिलेटेड वो चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यानी जिस पीएन जंक्शन डायोड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई ये पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, कैसे ये बनाया जाता है, कैसे इसको हम किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं, वो पीएन जंक्शन डायोड किस यूज का है, क्या काम आता है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो तो आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये वही पीएन जंक्शन डायोड है जिसको हम सोलर सेल में यूज करते हैं, इसको हम रेक्टिफायर में यूज करते हैं, इसको हम फोटो डायोड में यूज करते हैं और इसको हम लाइट एमिटिंग डायोड में यूज करते हैं। यानी अभी तक की पिछली वीडियोस में आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये सेमीकंडक्टर डिवाइस जिसको हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, वो डायोड किन किन में यूज किया जाता है। उसी से रिलेटेड एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड हमारा जो अगला यूज है डायोड का वो है जीनर डायोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। लगभग जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा भी जाता है जीनर डायोड है क्या। तो आई होप आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में जीनर डायोड से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द जीनर डायोड। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं हर बार कहता जा रहा हूं कि जब कभी भी किसी भी डिवाइस के बारे में आप बात करो तो उसको आप अलग अलग टाइटल में, अलग अलग हेडिंग्स में प्रेजेंट करने की कोशिश करें ताकि एग्जामिनर को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आपको भी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जीनर डायोड की। तो ये एक डिवाइस है, तो हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे। जैसा कि हर वीडियो में हम करते आ रहे हैं कि जिस भी चीज के बारे में आप पढ़ते हो पहले उसका इंट्रोडक्शन दो, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता। जब तक आपको यही नहीं पता ये जीनर डायोड है क्या, किसने बनाया, क्या काम आता है, तो जीनर डायोड के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन कि भाई ये जीनर डायोड है क्या। तो प्यारे बच्चों, अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए और साथ साथ में इसके की पॉइंट्स भी लिखते रहें और वो भी लिखते रहें जो आपने एग्जाम में लिखना है। देखो, एग्जाम में कभी की पॉइंट्स मत लिख के आना, एग्जाम में आपको थ्योरी ही लिखनी है। ये की पॉइंट्स केवल किस काम आएंगे, आप लोगों को याद रखने के लिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो उस टाइम पर यही वो की पॉइंट्स ही वो हथियार है जो आपको इस आर्टिकल को कंप्लीट करने में सहायक होगा। तो प्यारे बच्चों, जीनर डायोड, जीनर डायोड एक स्पेशल डायोड होता है जो हाईली डोप्ड होता है। देखो, जो मैं बोल रहा हूं ना, पहले आप उन वर्ड्स को सुनो, उसके बाद इसके की पॉइंट्स लिखेंगे हम। जीनर डायोड एक हाईली डोप्ड डायोड होता है, पीएन जंक्शन होता है, जो कि सर जीनर द्वारा, जो एक हमारे बहुत ही मशहूर फिजिशियन थे जिनको इलेक्ट्रिशियन भी कह सकते हैं, इन्होंने डिजाइन किया था। और ये हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है जब इसका हम किसी डिवाइस के अंदर यूज करते हैं। और ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है ये एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये जो मैंने आपको 4-5 बातें बताई, इनको हम कीवर्ड्स में लिख लेते हैं, फिर आपको फटाक से इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। जीनर डायोड, सबसे पहले इट इज हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन, मतलब ये एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन है ना। दूसरा, इट वॉज डिजाइन बाय सर जीनर। जीनर नाम के एक फिजिशियन होते थे, उन्होंने इसका डिजाइन किया, इसको बनाया, इसका यूज किया। उसके बाद ये इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग, इसको रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। और इट इज यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, और इसको
वोल्टेज स्टेबलाइजर। ये हो गया भाई इसका इंट्रोडक्शन, वो की पॉइंट्स जो आपको इसको इंट्रोडक्शन को लिखने में सहायक होंगे। क्या क्या? कि ये एक हाईली डोप्ड होता है। हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन क्या होता है? जिस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर इंप्योरिटी एटम ज्यादा मिलाए जाते हैं वो हाईली डोप होता है ना। दूसरा, इसको डिजाइन किया था सर जीनर ने। तीसरा, इसको हमेशा किसी भी सर्किट में जब यूज करना हो तो रिवर्स बायस में यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है अभी आपको आगे पता लग जाएगा। उसके बाद इसका जो यूज है ना मेन, वो क्या है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा सोलर सेल का यूज क्या है? करंट के लिए, वोल्टेज के लिए। एलईडी का यूज क्या है? जो हमें लाइट प्रोड्यूस करवाने के लिए, है ना। फोटोडायोड काउंटिंग के लिए। तो ऐसे ही ये जीनर डायोड जो है ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है सर? देखो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। मैं हर बार कहता हूं वर्ड को आप ध्यान से पढ़ो, उसके बारे में सोचो, उसकी डेफिनेशन अपने आप आ जाएगी। वोल्टेज रेगुलेटर, रेगुलेट, वोल्टेज को रेगुलेट करने वाला। वोल्टेज को रेगुलेट करने वाला, हाँ, वोल्टेज को एक समान करने वाला। कैसे? जैसे देखो हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस है ना, ऑल आर मोस्टली ऑपरेटेड बाय एसी वोल्टेज, है ना। घर में ज्यादातर फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन सब एसी वोल्टेज से ऑपरेट किए जाते हैं। हमारे घरों में जो एसी वोल्टेज आती है वो ये माना गया है कि लगभग 220 वोल्ट है। इसलिए हमारे अप्लायंसेस जो हैं वो 220 या 250 वोल्ट तक के सेट किए होते हैं। अगर आप इन अप्लायंसेस को 300 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दे दोगे या 100 वोल्टेज से कम दोगे तो ये ऑपरेट नहीं करेंगे। ज्यादा दे दोगे तो जल जाएंगे, कम दोगे तो ये चलेंगे नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इसके अंदर जो इनपुट वोल्टेज जाए वो रेगुलेट होकर के जाए, है ना। अब आप कहोगे सर ऐसा तो हमारे पास रेक्टिफायर भी था, वो भी तो वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है। वो वोल्टेज को रेगुलेट नहीं कर रहा। वो वोल्टेज को क्या करता है कि जब आप उसके अंदर कोई वोल्टेज देते हो फ्लैक्चुएट, मतलब ऊपर नीचे वाली, वो उसको एक ही डायरेक्शन में कर देता है। मतलब वैसे तो एसी ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव होती है, लेकिन जब वो रेक्टिफायर से निकलती है तो एक ही डायरेक्शन में होती है, पॉजिटिव मतलब ऊपर। फ्लैक्चुएशन तो उसकी खत्म नहीं हुई, उसके अंदर भी जो वोल्टेज वो वेरी करती रहती है टाइम टू टाइम। तो आप रेक्टिफायर को वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं कह सकते। वोल्टेज स्टेबलाइजर वो होता है जिसके अंदर एक वोल्टेज जाए और वो स्टेबलाइज होकर के, मतलब अगर आपको 6 वोल्ट चाहिए तो 6 वोल्ट ही दे, अगर 220 वोल्ट चाहिए तो 220 वोल्ट ही दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज स्टेबलाइजर। अगर आप लोगों को याद हो आपके घरों में, अभी तो आजकल तो जितने भी अप्लायंसेज हैं उनमें कम ही यूज होता है वो वाला स्टेबलाइजर। घरों में आपने देखा होगा आपके फ्रिज के ऊपर एक छोटा सा डब्बा रखा होता है जिसको हम बोलते थे स्टेबलाइजर है भाई। ये एसी यूज करते हैं, आज भी बहुत सारे एसी के ऊपर पर लगा होता है एक स्टेबलाइजर। वो स्टेबलाइजर क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि पीछे से अगर वेरिएबल वोल्टेज आए तो उसमें से पास होकर के और वो उसके अंदर एक कांस्टेंट वोल्टेज, एक रेगुलर वोल्टेज जो है वो हमारे आगे फ्रिज या टीवी या वॉशिंग मशीन या हमारा जो एसी उस तक पहुंचाए। ठीक है। अब वो जो स्टेबलाइजर होता था ना, उसके अंदर होता था क्या? उसके अंदर होता था एक ट्रांसफार्मर और कुछ उसके अंदर और सर्किट लगा होता था जो वोल्टेज को स्टेबलाइज करता था। लेकिन वो थोड़ा सा, एक तो आप ये कह सकते हो भारी था, थोड़ा महंगा था और वो रिलायबल भी नहीं था। तो उसकी जगह ये आया जीनर डायोड। इस जीनर डायोड ने इतना कमाल किया कि इसके आने के बाद लगभग आज के दिन सभी डिवाइस से वो स्टेबलाइजर हट चुका है। अभी आप देखते हो कि नया फ्रिज लेके आते हो, कोई स्टेबलाइजर साथ नहीं खरीदता, फ्रिज के ऊपर लिखा होता है इनबिल्ट स्टेबलाइजर, है ना। तो उसके अंदर वो वाला, ये तो है नहीं कि वो वाला स्टेबलाइजर उसके अंदर फंसा दिया ना। होता क्या है कि आज के दिन जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आते हैं उनके अंदर पहले से ही जीनर डायोड लगा होता है जो उसके अंदर वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है ना। एसी है, एसी भी आजकल देख रहे होगे जो मार्केट में नए एसी आ रहे हैं उनके अंदर पहले से ही वोल्टेज रेगुलेटर है, बाहर से लगाने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब इस छोटे से जीनर डायोड ने आने के बाद जो वोल्टेज रेगुलेशन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर दी। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो अब समझ में आ गई बात
कि जीनर डायोड को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जीनर डायोड हमें वोल्टेज रेगुलेट करके देता है। तो हो गया भाई इंट्रोडक्शन। अब जो ये की वर्ड्स अगर आपको याद हो गए, पेपर में आ गया, तो आप डायरेक्ट लिखोगे कि जीनर डायोड इज ए हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन विच इज डिजाइन बाय सर जीनर and it is connected in reverse bias and used to regulate the voltage or stabilize the voltage। बस इंट्रोडक्शन हो गया भाई, ठीक है, अब समझ में आ गया इंट्रोडक्शन। ओके, साथ साथ में आप इसको नोट करते रहा करो, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए मेरे को बार बार ये रफ करना पड़ता है। अब इंट्रोडक्शन के बाद हम किसकी बात करते हैं, प्रिंसिपल। What is the principle of Zener diode? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसको देख करके जीनर डायोड की खोज हुई, जीनर डायोड अपना काम करता है। देखो, जीनर डायोड का प्रिंसिपल क्या है कि जीनर डायोड को हम हमेशा रिवर्स बायस में लगाते हैं, ठीक है। और आप जैसे ही मैंने रिवर्स बायस बोला, आपके दिमाग में मुझे पता एक बात जरूर आई होगी कि रिवर्स बायस में तो डायोड क्या होता है, इंसुलेटर होता है, उसमें से करंट फ्लो ही नहीं करता। तो ये काम कहां से आया, देखो जैसे फोटो डायोड काम आ गया था ना रिवर्स में, वैसे ये भी काम आएगा। अभी आप देखते रहना इसका कमाल। देखो बेटा, क्या बात हुई थी हमारी कि जीनर डायोड का प्रिंसिपल क्या है। तो जीनर डायोड का प्रिंसिपल क्या है कि जीनर डायोड जो है उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, अगर आप लोगों ने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हो, इससे पहले एक वीडियो आया था, शायद 10th या 11th वीडियो था, जिसमें हमने बात करी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, फॉरवर्ड और रिवर्स। अगर आप लोगों ने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होगी तो आपको पता लग गया होगा कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में जब आप क्या होता है कि जब एक डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो एक वोल्टेज आती है जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। और उस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद क्या होता है कि उसके अंदर करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। और वो इंक्रीज क्यों होता है, इसके बारे में दो इफेक्ट आए हैं, जीनर इफेक्ट और एवलेंस इफेक्ट। हमारा ये जीनर डायोड उसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ठीक है। अब वो प्रिंसिपल क्या है आप लिख सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that a diode based on the principle that in a diode in reverse biasing current is increases after break down voltage due to Zener effect and avalanche effect। हमारा जो डायोड है वो इसी प्रिंसिपल पर निर्धारित है कि भाई एक डायोड को जब आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो उसके अंदर ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद जो करंट है वो एकदम से इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण, जीनर इफेक्ट और एवलेंस इफेक्ट, ठीक है। मुझे पता है ये बात आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी अगर आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड पढ़ी है रिवर्स बायसिंग की और फॉरवर्ड बायसिंग की, कि भाई हाँ ऐसा होता है कि भाई एक वोल्टेज के बाद करंट एकदम से बढ़ जाता है। अगर आप लोगों के दिमाग में वो ग्राफ आ गया हो तो, है ना। लेकिन उस टाइम आप लोगों को ये नहीं पता था ये दो वर्ड, ये जीनर इफेक्ट क्या है और ये एवलेंस इफेक्ट क्या है। क्योंकि मैंने आज के प्रिंसिपल में आपको ये कहा
कि एक डायोड को जब आप रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हो तो एक ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण? जीनर इफेक्ट और एवलेंस इफेक्ट के कारण। तो अगर एग्जाम में ये चीज आती है, एग्जाम में अगर मान लो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इतना कर सकते हो बस, और आगे आपको ज्यादा प्रिंसिपल लिखने की नहीं, सीधा आप कंस्ट्रक्शन में पहुंच सकते हो। लेकिन दिमाग में जो कीड़ा है ना, दिमाग में जो खलबली मची हुई है ये जानने की कि ये जीनर इफेक्ट और ये एवलेंस इफेक्ट क्या है, उसको भी तो दूर करना है ना। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि भाई हम लोग एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स लें। मेन मोटिव ये भी है कि आपको उसका पता भी तो हो। मुझे पता है अगर एग्जाम में इतना लिख लोगे सफिशियंट है, कोई आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि साथ में जीनर इफेक्ट भी डिस्क्राइब करो, एवलेंस इफेक्ट, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर में तो इतनी बातें बता देंगे वही बहुत है। लेकिन दिमाग में जो खलबली मच गई कि जीनर इफेक्ट क्या है, ये एवलेंस इफेक्ट क्या है, ये भी तो दूर करनी है। तो देखो बेटा, प्रिंसिपल तो यही है हमारा जीनर डायोड का। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले हमें वो दिमाग में जो बात उठी है ना, जीनर इफेक्ट और इस एवलेंस इफेक्ट, इसको दूर करते हैं। ठीक है, तो ये आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि जनरल नॉलेज के लिए भी है, और एक इसी में एक अलग से क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में कि ये जीनर इफेक्ट क्या है, ये एवलेंस इफेक्ट क्या है। तो इस प्रिंसिपल की सहायता से हम साथ में वो भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले हम दोबारा से आते हैं, हमारा जीनर इफेक्ट समझने से पहले, जीनर इफेक्ट क्या है उससे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, डायोड की। जैसे ये देखो, डायोड में क्या होता है, यहां बना लेता हूं मैं, ये डायोड है। डायोड के अंदर ये पी टाइप है और ये एन टाइप है ना। कई दिनों से बनाते आ रहे हैं, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। ये डिप्लीशन लेयर है। अब होता क्या है, पी के पास होल ज्यादा होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर, और इलेक्ट्रॉन से माइनॉरिटी कैरियर। एन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और होल से कम, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर और होल माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है, ये डिप्लीशन लेयर बनती है, उसका कारण है ये इमोबाइल नेगेटिव चार्ज और इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, जब ये होता है तो इसके अंदर एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होती है, जो हर एक सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड के लिए अलग होती है। ठीक है, और इसी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्रिएट हो जाती है। ये तो हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं, आज नया क्या है, आज नया देखते हैं। देखो अभी अब होता क्या है कि जब आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस की, तो उस टाइम आपने पढ़ा होगा कि अगर इसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, इसके अंदर करंट बढ़ेगा। और फॉरवर्ड बायस का ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो, यही बना लेते हैं हम। फॉरवर्ड बायस यानी ये हमारी इनपुट वोल्टेज और ये आउटपुट है करंट, ये भी वोल्टेज लेकिन ये नेगेटिव साइड, ये भी करंट, ये नेगेटिव, तो इसको हम रिवर्स वोल्टेज कह देते हैं, इसको रिवर्स करंट। जब आप इस डायोड को किस में जोड़ दोगे, फॉरवर्ड बायस में, तो ग्राफ इस तरह से आता है भाई। ये ग्राफ आपको पता लग गया होगा। इस तरह आने का मतलब है कि एक फिक्स वोल्टेज तक तो इस डायोड के अंदर करंट नहीं जाता, और कुछ देर के बाद, थोड़े से सीधा बना लेते हैं, बार बार ये थोड़ी सी हमें इस तरह से टेढ़ी लग रही है ना। चलो ठीक है, यानी फॉरवर्ड बायस में अगर आप इस डायोड को जोड़ दोगे तो ग्राफ आएगा ये। इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ का मतलब है कि कुछ दूरी तक तो वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो करंट जीरो रहेगा या थोड़ा थोड़ा करंट होगा, और एक वोल्टेज के बाद एकदम से करंट बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। ये होता है फॉरवर्ड बायस के अंदर। लेकिन हम तो रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। रिवर्स बायस में ग्राफ आता है ऐसे, ये, चलो इसको हटा देता हूं मैं एक बार।
ये ग्राफ आता है। ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान से पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी तो एक बार जरूर पढ़ ले। ये ग्राफ हमें क्या शो करता है कि भाई देखो, शुरुआत में जब वोल्टेज जीरो, करंट जीरो, धीरे धीरे जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे ना, इसके अंदर, इस डायोड के अंदर रिवर्स बायस में, जैसे मान लो ये हमने रिवर्स में लगा दिया। रिवर्स में कैसे होता है, पॉजिटिव को, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो सीधी सी बात है रिवर्स बायस में आप कैरेक्टरिस्टिक्स के दौरान आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही एक डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ोगे क्या क्या होगा भाई, उसके अंदर डिप्लीशन लेयर वाइड हो जाएगी। हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, है ना, वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर वो बढ़ जाएगी, साथ में एक रिवर्स करंट इंड्यूस हो जाएगा। वो रिवर्स करंट क्या होता है कि देखो, ये डिप्लीशन लेयर वाइड होने के कारण ना तो मेजॉरिटी कैरियर होल यहां आएंगे, ना इसके मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, नो करंट। लेकिन इसके अंदर जो कुछ माइनॉरिटी कैरियर हैं, वो माइनॉरिटी कैरियर इस अपोजिट पोटेंशियल के कारण यहां से कुछ होल इधर आ जाएंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, जिसके कारण एक मामूली सा करंट, जिसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, मामूली सा जो करंट है, वो करंट क्या हो जाएगा, वो करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो वो करंट आप देख रहे हो धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, लेकिन ये भी कुछ देर तक, उसके बाद तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास 1000 में से और 50 माइनॉरिटी कैरियर है, तो 50 माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही करंट होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये जो आप ग्राफ में यहां से यहां तक देख रहे हो ना, तो यहां जो ये करंट है, ये जो वोल्टेज है, ये जो करंट है, इसको माइनॉरिटी करंट कहते हैं, क्योंकि उसके बाद आप कितनी वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और एक वोल्टेज ऐसी आएगी कि उसके बाद ये करंट एकदम बढ़ जाएगा, और उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, कहोगे सर ये चीज तो हमने पहले पढ़ ली है, मुझे पता है बेटा, हमने उस टाइम पूरा डिटेल में इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज जीनर डायोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको सही क्लियर। तो देखो बेटा, जब यहां से यहां तक आप वोल्टेज बढ़ाओगे, माइनॉरिटी कैरियर के कारण थोड़ा सा करंट आएगा, लेकिन ये करंट कुछ देर के बाद सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद कितनी वोल्टेज बढ़ाते जाओ ये करंट वही रहेगा, लेकिन एक वोल्टेज और आएगी, उसके बाद तो एकदम से करंट बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि ये करंट बढ़ा कैसे, है ना। अब ये क्वेश्चन बढ़ा कैसे, इसको समझाएंगे हमारे जीनर इफेक्ट और एवलेंस इफेक्ट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जीनर इफेक्ट क्या है। ठीक है बेटा, जीनर इफेक्ट होता क्या है, देखो जीनर इफेक्ट के अंदर जीनर ने हमें क्या बताया कि अगर आपके पास हाईली डोप्ड, क्या है, हाईली डोप्ड डायोड, अगर आपके पास हाईली डोप्ड डायोड है तो क्या होगा भाई, अगर आपके पास हाईली डोप्ड डायोड है तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर आपके पास कोई डायोड है और वो हाईली डोप्ड है तो उसकी डिप्लीशन लेयर थिन होगी, पतली होगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटी मिलाओगे तो डिप्लीशन लेयर थिन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जीनर इफेक्ट के अंदर क्या बताया कि अगर आपके पास हाईली डोप्ड डायोड है तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, डिप्लीशन लेयर शॉर्ट, छोटी हो जाएगी। अब आप कहोगे जी डिप्लीशन लेयर छोटी होने से क्या होगा, बेटा अगर डिप्लीशन लेयर छोटी होगी ना, तो अगर आप लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है, E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी थोड़ी सी भी वोल्टेज मिल गई, इसका मतलब पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसका मतलब कि डिस्टेंस अगर घटेगी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। और जब आप एक हाईली डोप सेमीकंडक्टर लेते हो, पीएन जंक्शन डायोड लेते हो, तो उसके अंदर डिप्लीशन लेयर छोटी होगी। अब डिप्लीशन लेयर छोटी होगी मतलब ये डिस्टेंस घट गई ना, ये डिस्टेंस अगर घट गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से आप जब कोई वोल्टेज सप्लाई करोगे, अगर वो वोल्टेज छोटी सी भी है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज्यादा
चेंज होगी। देखो यहाँ पे E इक्वल टू माइनस dV बाई dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चेंज होने से चेंज होती है? पोटेंशियल के। आप यहां से पोटेंशियल चेंज करोगे, यहां से पोटेंशियल चेंज करोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी, लेकिन डिस्टेंस कम होने के कारण इसका जो चेंज होने की दर है वो ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ये पोटेंशियल थोड़ी सी चेंज की तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा चेंज होने का मतलब बढ़ जाएगी। थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब बात यह आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो क्या होगा? देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करेगी कि इस डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या होता है? डिप्लीशन लेयर के अंदर युद्ध भूमि में क्या होता है? हमारे शहीद हुए जवानों की डेड बॉडी, न्यूट्रल एटम, है ना? पढ़ा था ना आपने सोलर सेल में, मैंने बताया था फोटो डायोड में। तो हमारी ये जो डिप्लीशन लेयर है ना, इस डिप्लीशन लेयर को आप क्या मानो? युद्ध भूमि, जहां एक साइड हमारा भारत है, एक तरफ पाकिस्तान है, और ये डिप्लीशन लेयर युद्ध भूमि है जहां लड़ाई के दौरान इलेक्ट्रॉन और क्या मिले थे? होल और न्यूट्रल हो गए थे। तो वो यहां हमारे पास न्यूट्रल एटम है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी थी, किसके कारण बढ़ी थी? जब आपने पोटेंशियल इंक्रीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी, लेकिन ज्यादा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम थी, इनवर्सली। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा? जो न्यूट्रल एटम थे, उन न्यूट्रल एटम के ऊपर प्रहार कर दिया, और न्यूट्रल एटम के अंदर जो आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे वो एमिट कर गए और होल्स क्रिएट हो गए। तो इस प्रकार थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना शुरू कर दिया, और इस डिप्लीशन लेयर के अंदर बहुत सारे क्या हो गए भाई? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट हो गए। ये इलेक्ट्रॉन और होल कहां जाएंगे? हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे N के पास, होल जाएंगे P के पास। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है? मुझे पता है कई बच्चे दिमाग में आ रहा है, सर यहां जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन इधर जाने चाहिए, इधर नहीं। इधर क्यों गए बेटा? क्योंकि देखो, जो इमोबाइल करंट कैरियर के कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा स्ट्रॉन्ग हो गई थी, वो तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, यानी N से P। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे N के अंदर और होल जाएंगे P के अंदर। इससे क्या होगा? इससे यहां पर जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाएगी, और नंबर डेंसिटी ऑफ होल यहां बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? अगर आप लोगों ने ये वाला फार्मूला किया हो, कौन सा? I इक्वल टू NeAVD, इसके अनुसार N बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। तो यहां पे N बढ़ गया तो I बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा, मतलब नंबर डेंसिटी इसके अंदर बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण एकदम से करंट बढ़ जाएगा। और ये कब हुआ? एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे। एक स्पेसिफिक वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, उसने क्या किया? न्यूट्रल एटम को तोड़ना शुरू कर दिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन होल निकले, वो इलेक्ट्रॉन और होल अपने अपने N और P के पास जा करके और करंट को इंक्रीज कर देंगे। इसी को बोलते हैं जीनर इफेक्ट। ज्यादा मिक्सअप हो गया ना? दोबारा सुनो, देखो कुछ नहीं, की पॉइंट को पढ़ लो, सारी चीजें समझ में आएंगी। जीनर इफेक्ट यानी हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल के दौरान हमने जो बात की थी कि एक पोटेंशियल के बाद करंट एकदम बढ़ जाता है। वो करंट क्यों बढ़ता है? तो जीनर इफेक्ट कहता है कि अगर आपके पास हाईली डोप डायोड है, तो हाईली डोप डायोड के अंदर डिप्लीशन लेयर शॉर्ट होती है, पतली होती है। अगर डिप्लीशन लेयर पतली है तो थोड़ी सी वोल्टेज चेंज होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखो डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो थोड़ी सी पोटेंशियल चेंज करते ही इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। मतलब जब इससे रिवर्स बायस वाली बैटरी से आप थोड़ी सी वोल्टेज चेंज करोगे तो डिप्लीशन लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चेंज होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ेगी, मतलब ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या करेगी? अपने अंदर डिप्लीशन लेयर के अंदर ही जो न्यूट्रल एटम थे उनके कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स और होल क्रिएट होने का मतलब N और P के पास नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ जाएगी, और ये बढ़ेगी तो करंट बढ़ गया, क्योंकि I इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। यही तो पता करना चाहते थे कि भाई ये करंट क्यों बढ़ा? ये करंट बढ़ा इसके कारण कि
जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल बढ़े और ये बढ़े तो करंट बढ़ गया। बस इसको बोलते हैं जीनर इफेक्ट। ठीक है, साथ में एवलांच इफेक्ट और कर लेते हैं। देखो बेटा, एग्जाम में आपको इतना नहीं लिखना जीनर डायोड के प्रिंसिपल में, ये तो सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लग जाए कि ये करंट क्यों बढ़ रहा है, ये जीनर इफेक्ट क्या है, ये एवलांच इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एवलांच इफेक्ट। ये एवलांच इफेक्ट क्या है? देखो, जीनर ने अपनी जो बात बताई वो केवल हाईली डोप पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताई, लेकिन हर बार हाईली डोप पीएन जंक्शन डायोड थोड़ी होता है, लेस डायोड भी होता है। तो क्या उस टाइम भी ऐसा होगा? होगा भाई, क्योंकि हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ रखी है ना, इसमें कहीं ये नहीं पढ़ा कि ये पीएन हाईली डोप पीएन जंक्शन के लिए या लो के लिए, और दोनों ही केसेस में करंट बढ़ता है। तो जीनर ने जो बात बताई वो तो केवल हाईली डोप के लिए बताई, लेकिन एवलांच ने हमें लेस डोप के लिए भी बताई कि अगर आपके पास लेस डोप्ड है ना तो उसके अंदर भी ऐसे ही करंट बढ़ेगा, लेकिन उसका कारण कुछ और होगा। क्या कारण होगा देख लो। सबसे पहले एवलांच इफेक्ट में क्या कहा गया? लेस या लो डायोड मतलब हमारे पास लेस डायोड, कम इंप्योरिटी वाला एटम है, सॉरी वो है डायोड। फिर क्या होगा? इससे क्या होगा कि इसके अंदर डोपिंग कम है, डोप्ड है। अगर कम डोपिंग है तो उसके अंदर क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर इज वाइड, हमारी डिप्लीशन लेयर वाइड होगी, चौड़ी होगी। अगर डिप्लीशन लेयर चौड़ी होगी तो ना तो होल इधर जा पाएंगे ना इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे, बस ये थोड़े से माइनॉरिटी कैरियर के कारण थोड़ा सा करंट आ जाएगा। फिर यहां ये एकदम से करंट कैसे बढ़ गया, मेन क्वेश्चन ये है। तो बेटा, जब मान लो कि ये डिप्लीशन लेयर पहले से ही वाइड थी, अब अगर आप ये वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दोगे जो इस डायोड के साथ रिवर्स में कनेक्ट है, क्या होगा? इससे क्या होगा कि भाई हमारी जो डिप्लीशन लेयर वो और वाइड होनी शुरू हो जाएगी, और चौड़ी हो जाएगी। यानी आप क्या कह सकते हो? विद इंक्रीज ऑफ वोल्टेज डिप्लीशन लेयर वाइडर, मतलब डिप्लीशन लेयर और चौड़ी हो जाएगी। भाई आपने मान लो 5 वोल्ट दिया, थोड़ी होगी 10 पे और कहने का मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे डिप्लीशन लेयर वाइड होती जाएगी, लेकिन कब तक? एक लिमिट तक। देखो अभी डिप्लीशन लेयर ये है, मान लो 5 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे डिप्लीशन लेयर यहां आ गई, 7 पे यहां आ गई, 8 पे यहां आ गई, 8 वोल्टेज पे बिल्कुल लास्ट में आ गई। इवन न्यू थोड़ी किया डिप्लीशन लेयर इस डायोड ने पाड़ी की बार आ जाएगी, मतलब 8 वोल्ट तक डिप्लीशन लेयर को जितना वाइड होना था हो ली। अब डिप्लीशन लेयर वाइड हो ली, अब क्या होगा? अब भाई यही होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स और होल सारे डिप्लीशन लेयर के अंदर आ गए, और अब इसके अंदर एकदम से करंट इंक्रीज हो जाएगा। आया कुछ समझ में? एक छोटी सी कहानी बताता हूं फिर समझ में आ जाएगा। देखो, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, पहले इनके बीच में बॉर्डर था, दोनों की लड़ाई इस बॉर्डर पे है। जैसे ही बाहर से प्रेशर पड़ा इनके बीच में लड़ाई होनी शुरू होगी, और भारत यानी यहां से जब नीचे से प्रेशर पड़ा लड़ाई शुरू होगी, और भारत ने क्या किया कि भाई पाकिस्तान को कब्जा करना शुरू कर दिया। जैसे 1971 में हुआ था, पहले नजदीक के गांव को पकड़ा, फिर और गांव धीरे धीरे लाहौर तक पहुंच गए। मान लो ऐसे कभी लड़ाई हो और हम लाहौर से भी आगे निकल जाएं तो भारत और पाकिस्तान तो एक हो जाएगा, सारे बॉर्डर खत्म, यहां के लोग वहां जा पाएंगे, वहां के यहां आ पाएंगे, जैसे पहले होता था आजादी से पहले, है ना। लाइन तो बाद में खींची है। तो वही काम है कि जब ये अभी देखो, अभी यहां से इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ रहे, होल इधर नहीं आ रहे, इस बॉर्डर के कारण, इस डिप्लीशन लेयर के कारण। जब ये डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे वाइड होते होते इतनी वाइड हो जाएगी कि सारे इलेक्ट्रॉन और होल इसी के अंदर समा जाएंगे, तो क्या होगा? ये इधर उधर जाना शुरू कर देंगे और करंट बढ़ जाएगा। तो ये कब हुआ? एक स्पेसिफिक वोल्टेज के ऊपर, और उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इसके अंदर भी यही हुआ ना, जैसा कि इसके अंदर हुआ था जीनर डायोड, जीनर इफेक्ट में।
तो अब आपको समझ में आया। देखो इतनी जो मैं कहानी आपको बता रहा हूं ना सिर्फ इस चीज के लिए कि एक वोल्टेज के बाद करंट एकदम से बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने का कारण जीनर इफेक्ट और एवलांच इफेक्ट, दोनों इफेक्ट आपको अलग अलग बताए हैं। कई बार तो देखो मैं बताऊं आपको, सीबीएसई में ज्यादा होता है कि भाई जीनर इफेक्ट और एवलांच इफेक्ट के बीच में डिफरेंस बताओ। क्या डिफरेंस बताओगे? जीनर इफेक्ट क्या कब होता है? हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर पे, ये लो पे। जीनर इफेक्ट में हमारी जो डिप्लीशन लेयर होती है वो नैरो, मतलब क्या होती है, शॉर्ट होती है, और उसमें वाइड होती है। उसमें जो करंट कैरियर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स और होल हैं, उनकी डेंसिटी बढ़ने का कारण क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है ना, उसके कारण। और यहां इसका जो कारण है वो क्या है? यहां का कारण है क्या कि भाई जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाएगी, और एक टाइम पे तो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो ये था बेटा जीनर इफेक्ट और एवलांच इफेक्ट। लास्ट में एक के बाद समझ में आई हमारा तो कि भाई जब आप एक डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ोगे, कुछ देर तक तो वोल्टेज और करंट बढ़ेंगे, एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएंगे, और एक वोल्टेज के बाद तो ये ब्रेक, मतलब एकदम से करंट बढ़ जाएगा। और हर एक डायोड के लिए ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है, अलग अलग डायोड की अलग अलग ब्रेक डाउन वोल्टेज होती है। क्लियर भाई? तो ये था हमारा भाई प्रिंसिपल। लेकिन पहले मैंने बताया था प्रिंसिपल इतना बड़ा मत लिख देना। अगर आपने प्रिंसिपल इतना बड़ा लिखा तो ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सिर्फ आपको प्रिंसिपल में तो ज्यादा करो तो ये रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ बना देना, और साथ में जो मैंने बोला वो लिख देना, है ना? क्या बोला था मैंने कि इन अ डायोड व्हेन कनेक्टेड इन रिवर्स बायस करंट इज इंक्रीजेस आफ्टर अ ब्रेकडाउन वोल्टेज कॉल्ड ए जीनर इफेक्ट और ए एवलांच इफेक्ट। क्लियर भाई? तो ये हो गया हमारा जीनर डायोड। लेकिन आप कहोगे अभी थोड़ी हुआ है, अभी तक तो हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन का पता लगा है, और दूसरा क्या पता लगा है कि भाई ये प्रिंसिपल क्या है। अब बात आ गई कि जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर में आपको कंस्ट्रक्शन तो सिंपल ये डायोड ही तो है, और क्या है? कुछ नहीं है। अब हम डायरेक्ट ये बात कर लेते हैं कि इसको हम रेगुलेटर में यूज कैसे करते हैं। सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर विद जीनर डायोड, मतलब जीनर डायोड को यूज करके वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट बनता कैसे, इसको ध्यान से देखना बेटा। होता क्या है, शुरुआत में मान लो ये हमारे पास जीनर डायोड है। एक बात और बता दो, जीनर डायोड का सिंबल थोड़ा सा अलग होता है, ये ऐसे। ये एक जीनर डायोड है जिसकी अपनी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये फिक्स है। अब मार्केट से खरीदोगे ना तो उसमें आपसे यही पूछा जाएगा, बताओ भाई किस ब्रेकडाउन वोल्टेज का चाहिए, भाई 6 का, 15 का, 20 का, 220 का, 40 का, मतलब एक ब्रेकडाउन वोल्टेज का हमारे पास क्या है, ये डायोड है। ठीक है भाई, और इसको बोलेंगे जीनर डायोड। जीनर डायोड का सिंबल देखो अलग ही है। फिर हम करते क्या है, इस साइड से इनपुट लेते हैं, तो उसमें इनपुट में पहले लगाते हैं हम एक लोड रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, और यहां होता है हमारा इनपुट, ये इनपुट सर्किट, यहां से हम कोई भी इनपुट देते हैं। फिर यहां हम क्या करेंगे, एक लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस, जहां से हमें आउटपुट मिलेगा। आप सबको पता है लोड रेजिस्टेंस से हमें आउटपुट मिलता है। बस ये सर्किट है जो वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है। यानी यहां से आप कोई वोल्टेज दोगे, अच्छा मतलब बना लेते हैं इसको सीधा, मतलब क्या होता है, यहां से आप इनपुट वोल्टेज दोगे जो फ्लैक्चुएट कर रही है, कदे बढ़ रही है कदे घट रही है, और यहां से जो आप आउटपुट लोगे वो एक रेगुलेट वोल्टेज मिलेगी, इनवेरिएबल, मतलब एक फिक्स मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो आप चाहते हो कि हमें यहां जो वोल्टेज मिले ना वो फिक्स 6 वोल्ट मिले, और यहां कदे 220 आ रही है, कदे 300 आ रही है, कदे 400, कदे 100, लेकिन यो जीनर डायोड, यो सर्किट आपको केवल 6 वोल्ट ही देगा। अब आप कहोगे जी इसमें ऐसा क्या है जो ये 6 वोल्ट ही दे रहा है हमें, तो बेटा उसके लिए एक चीज समझो, आप एक मैकेनिज्म समझो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लोगों ने सेकंड यूनिट ध्यान से पढ़ी है तो वहां मैंने आपको बताया था V = E - IR, ये एक फार्मूला होता है टर्मिनल पोटेंशियल का, कि आपके पास जो सेल है, जो बैटरी है,
उसके अंदर दो चीजें होती है, एक उसके अंदर का ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल, वो ये रिलेशन है। मतलब हमारा एक तरीके से ये आउटपुट मान लो और ये इनपुट मान लो और ये हमारा सीरीज रेजिस्टेंस, यानी ये हमारी इनपुट होगी, यहां इनपुट, यहां पे आउटपुट और ये सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको मैं बड़े में लिख लेता हूं। अभी आप जो ये सर्किट देख रहे हो, इस सर्किट में यही सारी चीजें ना, या इनपुट वोल्टेज, ये लोड सीरीज रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस। अब आप इस फार्मूले से इसका जो कॉन्सेप्ट वो समझ में आएगा। होता क्या है, मान लो आपने इस सर्किट को दी 300 वोल्टेज, ठीक है, 300 वोल्टेज दे दी, यहां पे ये है मान लो 10 ओम का और 10 एंपियर करंट गया, तो 10 गुणा 10 यानी 100, आउटपुट क्या आया 100। हम इतना ही चाहते हैं कि हमें 300 वोल्ट जाए तो आउटपुट हमारा 100 वोल्ट आए। आ गया भाई 100 वोल्ट। अब आपको इसमें नया क्या, अभी देखना, हमने क्या किया कि ये जो इनपुट वोल्टेज थोड़ी सी चेंज कर दी, 200 कर दी, अब की बार होगी चेंज, रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, 10 ही है ना। और आउटपुट क्या चाहिए हमें, आउटपुट, एक मिनट, एक जस्ट मिनट, ये 20 हो जाएगी बेटा, तभी होगी ये, है ना। करंट देखो, इनपुट वोल्टेज हमारी क्या थी, देखो मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझो कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज थी 300 और हम चाहते हैं कि हमें मिले 10। तो क्या हुआ कि आपने 300 वोल्ट दी, रेजिस्टेंस जो सीरीज रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, करंट 20 हो गया और आउटपुट क्या मिल गई 100। अब हम चाहते हैं, अब हमने क्या किया, इसको 200 वोल्ट दे दिया, 200 वोल्ट दिया तो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन आप देखोगे आउटपुट हमारा 100 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या होया कि हमारा जो करंट है ना 10 हो गया, यानी वोल्टेज ड्रॉप चेंज हो गया। ये IRS क्या है, IRS है कितनी वोल्टेज यहां पे ड्रॉप होगी, वोल्टेज ड्रॉप, कितनी वोल्टेज यहां पे खत्म हो जाएगी। तो आप देखो, जब आपने 300 दिया, यहां 300 दिया, आपको कितना चाहिए था, आपको तो 100 चाहिए, तो 300 में से आपको चाहिए 100, तो 200 कहां गया, 200 इसने रख लिया भाई। इसीलिए ये सीरीज रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है। जब आपने इसको 200 दिया, पहले 300 दिया था ना, पहले आपने इसको दिया था 300, क्या आया 100, क्या हुआ 200 यही खत्म हो गया। ठीक है, 300 में से 200 यहां खत्म हो गया, तो इसके पास आ गया 100 और 100 यही पहुंच गया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, 200 इनपुट दे दिया, 200 इनपुट देने पे भी आपको 100 मिला, क्या होया भाई 100 यहां खत्म हो गया। अब आप बोझी क्या खेल चल रहा है, अभी समझ में आएगा खेल। देखो, फिर आपने 150 दे दिया, इसको 150 दिया तो भी 100 आया। अब कैसे, देखो 10 तो बदलेगा नहीं, करंट बदल गया, मतलब क्यों लग रहा है ये देखो बेटा, मेन जो है ना इसमें वोल्टेज रेगुलेटर में मेन रोल है इसका और इसका, के भाई देखो हमने जो डायोड ले रखा है ना, वो डायोड ऐसा है कि वो उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 100 से ज्यादा होते ही करंट बढ़ जाएगा, तो मतलब 100 है ये। तो ये क्या करता है कि जितनी हमारे पास इनपुट आती है उसमें से खुद तो ले लेता है 100 और बची हुई किसको दे देता है, इस बेचारे सीरीज रेजिस्टेंस को। तो इसीलिए हमें 100 मिले, क्योंकि देखो ये लोड रेजिस्टेंस इसके पैरेलल लगे हुआ ना, इसको हमेशा पैरेलल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। तो यहां से 100 आई तो यहां 100 आ गई भाई। ठीक है, समझ में आया कुछ। देखो अभी मैं समझाता हूं आपको, हमने यहां से कोई भी 300 वोल्टेज दे दी, 300 वोल्टेज दी और हमारा जीनर डायोड है जिसकी ब्रेकडाउन है 100, तो 300 में से ये सिर्फ कितने एक्सेप्ट करेगा 100, तो 200 कहां चली जाएगी, 200 यहां ड्रॉप हो जाएगी, फिर बाहर आ गई 100, फिर दोबारा हमने 200 दी, 200 दी, फिर भी 200 में से 100 तो इसने ले ली, तो 100 कौन लेगा, 100 यो ले लेगा बेचारा। फिर हमने 150 दी,
150 में से इसको तो 100 ही चाहिए क्योंकि इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 है, 100, तो ये 50 कौन लेगा? यो कहने का मतलब ये बेचारा जो सीरीज रेजिस्टेंस है ना वो डस्टबिन है। कैसे? शादी में जाते हो ना, प्लेट भर के खाना ले लेते हो, लेकिन जितना आपके पेट में जगह उतनी खा लेते हो, बाकी फेंक देते हो। गलत बात है ये तो, लेकिन करते हो आप लोग, हम बहुत से लोग करते हैं ऐसा, है ना। आजकल कुछ कम हो गया है। तो एक तरीके से ये हमारा डस्टबिन है, जितनी इनपुट वोल्टेज आएगी उसमें जितनी ब्रेकडाउन वोल्टेज है उतनी ही डायोड आगे सप्लाई कर देगा और बची हुई यहीं ड्रॉप हो जाएगी, करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये करंट तो ये बढ़ा रहा है, कम ज्यादा कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये इसका फिनोमेना है, समझ में आया कुछ? अब आप बोलोगे 100 क्यों 50? हाँ, अगर आप ये डायोड मान लो 50 का ले लिया, इस डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 है, तो क्या होगा? अगर इस डायोड की ब्रेकडाउन वोल्टेज 50 है, अगर आप यहां 300 दोगे तो 250 यहीं खत्म हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, 50 बाहर आ जाएगा। 200 दोगे 150 यहां खत्म हो जाएगा, 50 इसको मिल जाएगा। 100 दोगे 50 यहां रह जाएगा, 50 यहां। तो इसका मतलब ये तो जितना चाहिए ना उतना ही रखता है, बाकी को यहां ड्रॉप करवा देता है और उसको फिर यहां से ये इसके पास सप्लाई कर देता है, आउटपुट हो गया। तो इसीलिए जो आपका अप्लायंस को जितनी वोल्टेज चाहिए आप उतने ही ब्रेक डाउन वोल्टेज का जीनर डायोड खरीद लो और बीच में लगा दो। वो क्या करेगा कि भाई उससे ज्यादा वोल्टेज आएगी तो वो पीछे ही सीरीज रजिस्टर में क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा और आप उतनी ले लेगा जितना उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज है। बस ये इसकी सर्किट है। तो अगर आ भी जाए क्वेश्चन तो आप लिखोगे सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर विद जीनर डायोड, तो आप लिखोगे इन द सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर वी रिक्वायर अ जीनर डायोड and a series resistor and a load resistor which are connected and shown in the circuit diagram। फिर इसकी वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है, इनिशियली व्हेन वी प्रोवाइड सम इनपुट टू द सर्किट ओनली द voltage equivalent to its breakdown come to the Zener diode and remaining voltage is dropped at the series resistance and this voltage is come out with the load resistance। ठीक है बेटा, तो बस ये था हमारा जीनर डायोड। यानी जीनर डायोड खरीदो तो अपने यूज के हिसाब से कि भाई आपको 50 चाहिए या 30 चाहिए, जितनी वोल्टेज चाहिए उतने का जीनर डायोड लगा दो। वो जीनर डायोड आपको उतनी ही वोल्टेज बाहर देगा, बाकी को ये पीछे ही खत्म कर देगा। तो एक तरीके से थोड़ा सा रेक्टिफायर जैसा को नहीं हो गया, है ना। रेक्टिफायर भी तो यही करता है, वोल्टेज रेगुलेटर, लेकिन वो रेगुलेट नहीं करता, बस उसमें ये कमी है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट। लेकिन ये तो पक्का काम करता है, जितनी वोल्टेज चाहिए ना उतनी वोल्टेज आगे सप्लाई करेगा, बाकी ने पीछे खत्म कर देगा। पीछे खत्म करने का मतलब क्या करे, खत्म तो होती नहीं ये चीजें, ये तो कंजर्व होती है। कहां ड्रॉप करवा देगा? इस रजिस्टर के पास, ये डस्टबिन है इसका। और ये बहुत जरूरी है, अगर जीनर डायोड से पहले ये नहीं लगाया तो कोई काम नहीं है। तो बेटा इतनी जो मैंने बातें बताई आपको, ये इनको आप ध्यान से सुनो पढ़ो, लेकिन लिखना उतना ही है जितना मैंने आपको बताया। तो लिखते टाइम आपको अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सीधा सा इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? जीनर डायोड आता 3 या 2 नंबर का, तो आप इतनी जितनी मैंने रामायण आपको बताई ना वो सिर्फ आपको समझने के लिए बताई है, आपने लिखना सिर्फ इतना ही है। इंट्रोडक्शन, इट इज अ जीनर डायोड इज ए हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन which is designed by Zener and connected in reverse bias and used as a voltage regulator. Principle, it is based on the principle that when a diode is connected in reverse bias, current is increases after a breakdown voltage called due to Zener effect and avalanche effect। बस फिर सर्किट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर, ये सर्किट बन गया। इसमें इसकी वर्किंग आप ऐसे सर्किट तो बता ही लोगे कि द सर्किट ऑफ ए वोल्टेज रेगुलेटर विद जीनर डायोड इज हैव अ सीरीज रेजिस्टेंस, लोड जीनर डायोड एंड अ load resistance which are connected as shown in the circuit। Initially when we give some amount of potential to the circuit, Zener diode supply only the voltage equivalent to its a breakdown, the remaining voltage is a drop at the series resistance। बस हो गया काम, इतना ही तो था ये जीनर डायोड। इतना टाइम होगा हमें करते हुए और बात ये निकल गई। लेकिन बेटा इसके पीछे जो थ्योरी है ना उसको जरूर समझें, इसको ये ना करें कि भाई ये काम की चीज नहीं, इसको फटाफट फॉरवर्ड करके। जब तक आप जीनर इफेक्ट, एवलांच इफेक्ट
और ये जो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से नहीं समझोगे, जीनर डायोड समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमें उस महान पीएन जंक्शन डायोड की सारी एप्लीकेशंस का पता लग गया है जो हमने पढ़ा था। बाकी बहुत से यूजेस हैं लेकिन मेन ये हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में।